तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 13वां दिन है और देखते ही देखते आज 13वां दिन आ गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस सीखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और आज 13वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आज मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है। शुरुआत यहाँ से नहीं, शुरुआत यहाँ से करूँगा। ओके, तो आज की क्लास बाकी क्लासेस से अलग होने वाली है, तो बिल्कुल भी इधर उधर ना करें। शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखें, जब ही जाकर आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो यहाँ से। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब भी आपसे कोई इंसान कुछ पूछता है किसी चीज़ के बारे में कि वो चीज़ कहाँ है, तब आप उसका जाहिर है कि जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि किताब कहाँ है, तब आप कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे आप उस व्यक्ति के बातों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब आप खुद से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर देते हैं, तब हम लोग कहते हैं देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर आपसे किसी ने पूछा नहीं है, आपने यहाँ पे सवालों का जवाब नहीं दिया है, आपने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी है कि जो बुक है वो टेबल पर है। तो जब भी हम अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी व्यक्ति को या फिर इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तब हम लोग देयर इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन जब हम किसी की बातों का जवाब दे रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तब हम लोग ऊपर वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बुक कहाँ है, तब उन्होंने जवाब दिया कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा है। पहले सेंटेंस में यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आपसे किसी ने सवाल नहीं किया, आप खुद लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ पे है। ओके, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, बुक टेबल पे है। बुक कहाँ है? टेबल पे है। तो आज इसी चीज़ के बारे में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। यूज़ ऑफ देयर इज़ एंड यूज़ ऑफ देयर आर शुरुआत में। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मच एंड मैनी, डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी, एंड और भी बहुत कुछ। सो जस्ट वेट एंड वॉच। पहला एग्जाम्पल लेते हैं देयर इज़ एंड देयर आर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल है देयर इज़ अ बिस्किट इन द जार। जार आप समझ पा रहे हैं? डिब्बा जिसमें चीनी, चाय पत्ती या फिर बिस्किट वगैरह रखा, अचार वगैरह रखा जाता है, उसको जार कहते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया गया है। मान लेते हैं कि जार में बिस्किट है, तो आप क्या कहेंगे? देयर इज़ अ बिस्किट इन द जार। यहाँ पे जार में एक बिस्किट है, तो हमने क्या कहा? देयर इज़ अ बिस्किट। चूँकि बिस्किट सिंगुलर है तो हमने इज़ का इस्तेमाल किया, जो कि हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा बिस्किट्स हो जाएं तो क्या कहेंगे? देयर आर या फिर देयर आर सम बिस्किट्स इन द जार। मतलब यहाँ पे ना एक बिस्किट नहीं है, एक से ज़्यादा है, कुछ बिस्किट्स हैं। तो हमने कुछ के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया? सम का। तो सम की मीनिंग क्या हो जाएगी? सम की मीनिंग कुछ हो जाएगी। तो जार में या फिर डिब्बे में कुछ बिस्किट्स हैं। देयर आर सम बिस्किट्स इन द जार। हमने देखा कि एक होगा तो ऐसे बोलेंगे, एक से अधिक कुछ बिस्किट्स होंगे तो हम सम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर्ट। यहाँ पे इसको एरेंट नहीं पढ़िएगा, गलत हो जाएगा। देयर आर्ट एनी बिस्किट्स इन द जार। जार में एक भी बिस्किट नहीं है। एनी मतलब कोई भी, यहाँ पे एक भी बिस्किट जार में नहीं है। तो जब जार में बिस्किट ना हो तब हम इस्तेमाल करेंगे आंट एनी बिस्किट्स। अगर जार में बिस्किट होता तो हमने कहा था, अगर कुछ बिस्किट होता तो देयर आर सम बिस्किट्स, एक बिस्किट होता तो देयर इज़ अ बिस्किट इन द जार। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई, आगे आप देखेंगे। चौथा सेंटेंस ये है, आर देयर एनी बिस्किट्स इन द जार। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। आर देयर एनी बिस्किट्स इन द जार, क्या डिब्बे में
एक भी बिस्किट है। एनी बिस्किट का मतलब एक भी, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि कितना है, थोड़ा सा है या फिर ज़्यादा है, 2 है, 4, मतलब एक भी है या नहीं। एनी मतलब एक भी बिस्किट है या नहीं है। आर देयर एनी बिस्किट्स इन द जार, क्या जार में, क्या डिब्बे में एक भी बिस्किट है, इसका मतलब ये हुआ। अब पांचवा सेंटेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर अ लॉट ऑफ बिस्किट्स इन द जार, जब डिब्बे में बहुत सारे बिस्किट्स हो तब हम अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अ लॉट ऑफ के जगह पे आप लॉट्स ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे ना ए नहीं लगाना है। लॉट्स ऑफ में ए नहीं लगाना है और अ लॉट ऑफ में आप ए लगाएंगे। ओके, ये आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हम जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काउंटेबल चीज़ें, वो क्या है, बिस्किट काउंटेबल चीज़ें हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। तो बिस्किट क्या है, वो काउंटेबल चीज़ें हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है कि जब जार में बहुत ज़्यादा बिस्किट हो तब हम लोग देयर आर अ लॉट ऑफ बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। देयर आर मैनी बिस्किट्स इन द जार, कई बिस्किट्स हैं। अब बहुत सारे हैं या नहीं है, लेकिन कई हैं, है ना, डिब्बे में कई बिस्किट्स हैं। यहाँ पे कोई क्लैरिफाई नहीं है कि नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हैं, लेकिन इतनी बात स्पष्ट है, क्लियर है कि डिब्बे में कई बिस्किट्स हैं। तो जब डिब्बे में कई बिस्किट्स हों तो हम कहेंगे देयर आर मैनी बिस्किट्स इन द जार। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैनी का इस्तेमाल क्यों हुआ है। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे मैनी का इस्तेमाल होता है, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे मच का इस्तेमाल होता है। आगे हम लोग मच के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल मैनी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो मैनी का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो, कई हों, तो मैनी का इस्तेमाल करते हैं ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पे कि वो चीज़ काउंटेबल होनी चाहिए। तो क्या हम बिस्किट को काउंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल किया है, मच का इस्तेमाल नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, शायद से यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सातवां, देर आर सो मैनी बिस्किट्स इन द जार, जब जार में बहुत सारे बिस्किट्स हों तब हम सो मैनी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कई सारे, बहुत सारे बिस्किट्स हो तब हम देर आर सो मैनी बिस्किट्स इन द जार कहेंगे। ओके, जब कई हो तो देर आर मैनी, जब बहुत ज़्यादा हो तब हम कहेंगे कि देर आर सो मैनी बिस्किट्स इन द जार। सो लगाने से उसमें ना वो चीज़ ऐड हो जाती है कि उसकी ना मात्रा अधिक हो जाती है, या फिर हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। ओके, ये इसका काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th सेंटेंस, देर आर टू मैनी बिस्किट्स इन द जार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, टू। मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए जा रहा हूँ और सबको बारी बारी से समझना भी है। जैसे टू का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जब हम कोई भी बात नेगेटिव सेंस में कहना चाहते हैं। यहाँ पे टू का मतलब ये है कि जितना बड़ा जार है उसमें उससे ज़्यादा बिस्किट रखा गया है, मतलब इतने की गुंजाइश नहीं है, उसको ऐसे करके रखा गया है, मतलब उतने की गुंजाइश नहीं है। जैसे दूसरे सेंटेंस से समझते हैं कि देयर इज़ या फिर देयर इज़ टू मच शुगर इन द टी, मतलब चाय में इतनी चीनी की गुंजाइश नहीं थी, बहुत ज़्यादा है, मतलब अब ये पीने लायक नहीं है। तो टू का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है जहाँ पे वो अत्यधिक को शो करता है, जो कि नेगेटिव सेंस में आता है। टू का मतलब ये होता है कि उतना नहीं होना चाहिए था लेकिन उतना है। तो यहाँ पे टू का मतलब ये हुआ कि देर आर टू मैनी बिस्किट्स इन द जार, मतलब जार में ज़रूरत से ज़्यादा बिस्किट है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। ओके, हम ये हमेशा कहते हैं द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब चाय बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए थी। तो टू का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं, अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा। ओके, तो देर आर टू मैनी बिस्किट्स इन द जार का मतलब हो गया कि जार में बहुत सारे बिस्किट्स हैं, उतने नहीं होने चाहिए थे। 9th नंबर,
देर आर फ्यू बिस्किट्स इन द जार। जब जार में, जब डिब्बे में कुछ बिस्किट्स हो तब हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में या फिर डिटेल में, शॉर्ट में बताता हूँ और उम्मीद है कि शॉर्ट में ही आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। जब कोई चीज़ काउंटेबल हो और थोड़ी सी हो, जब कोई चीज़ काउंटेबल हो और थोड़ी सी हो तब हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई चीज़ थोड़ी सी हो बट उसे हम काउंट नहीं कर सकते तब हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, और आगे हम उसके बारे में पढ़ने भी वाले हैं। फिलहाल आप फ्यू को समझिए। जब कोई चीज़ थोड़ी सी हो, मतलब इतनी सी हो और उसको हम काउंट कर सकते हैं, तब हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गया ना? ओके। देर आर फ्यू बिस्किट्स इन द जार। जार में कुछ बिस्किट्स हैं। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। 10th, देर आर वेरी फ्यू बिस्किट्स इन द जार। मतलब ना बहुत कम बिस्किट्स हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम बिस्किट्स है। जार में कितने हैं? मतलब इक्का दुक्का बिस्किट्स है। डिब्बे में कितने बिस्किट्स हैं? इक्का दुक्का। जब इक्का दुक्का बिस्किट हो तब आप कहेंगे देर आर वेरी फ्यू बिस्किट्स इन द जार। अब हम 11वें नंबर पे आ गए। हाँ, देर आर इनफ बिस्किट्स इन द जार। मतलब न ज़्यादा न कम, पर्याप्त है। जब आपको कोई चीज़, कोई ऑफ़र करता है, मान लीजिए कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं, आपको कोई ब्रेड या फिर कोई भी चीज़ ऑफ़र करता है तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं इनफ है, पर्याप्त है, मतलब अब हमको नहीं चाहिए। इनफ का मतलब ये होता है कि ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम, बिल्कुल पर्याप्त, काफ़ी होना। तो काफ़ी इन द सेंस कि जितना हमको चाहिए उतना है। तो अगर हम ये कहते हैं देर आर इनफ बिस्किट्स इन द जार, मान लीजिए कि 5 आदमी हैं और सभी को 2-2 बिस्किट्स देनी है और आपके पास 10 बिस्किट्स है, तो आप कह सकते हैं कि देर आर इनफ बिस्किट्स इन द जार, या फिर देर आर इनफ बिस्किट्स। तो मतलब जब पर्याप्त चीज़ें हो तब हम लोग इनफ का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया है ना? बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, अब आखिरी सेंटेंस है काउंटेबल थिंग्स के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। देर आर नॉट इनफ बिस्किट्स इन द जार। जब इनफ ना हो, पर्याप्त ना हो, आपको कोई चीज़ ला के देता है और पूछता है कि क्या इतने में हो जाएगा, तो आप कहते हैं कि नहीं यार, इतने में कहाँ से होगा। देर आर नॉट इनफ बिस्किट्स इन द जार। बिस्किट्स की बात हो रही है, तो चलिए बिस्किट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि आपसे कि क्या इतनी बिस्किट में हो जाएगा, तो आप कहते हैं कि नहीं, देर आर नॉट इनफ बिस्किट्स इन द जार, मतलब इतने बिस्किट्स में नहीं होगा, या फिर जार में जितने बिस्किट्स हैं उतने में नहीं होगा, ये कम पड़ रहे हैं, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है। तब आप नॉट इनफ का इस्तेमाल करेंगे, पर्याप्त नहीं होना। इज़ दैट क्लियर? ओके फाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स में। उससे पहले अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर सारी चीज़ें समझ में आ गई, या फिर हाँ भैया सारी चीज़ें समझ में आ गई। ओके, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। ओके फाइन। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए देखो, बिना कहे और बिना किए, अगर आपने नहीं किया है तो एडवांस में मैंने थैंक यू बोल दिया, अब तो कर देना। हाँ ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अरे यार मैं तो गलत जगह पे आ गया। ओके हाँ, इधर। तो फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, अब हम लोग कुछ अनकाउंटेबल चीज़ों को लेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओके, पहला है देयर इज़ मिल्क इन द ग्लास। अब मिल्क को तो गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ए लगा था बिस्किट में, लेकिन मिल्क को तो नहीं ना गिन सकते हैं, तो मिल्क में ए नहीं लगेगा। ओके, लेकिन सवाल ये है कि जिनको गिन नहीं सकते हैं उनको सिंगुलर मानते हैं, जिनको गिन नहीं सकते हैं उनको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे आर ना हो करके इस का इस्तेमाल किया गया है। तो आगे से याद रखिएगा कि जिनको नहीं गिन सकते हैं ना, उनके पहले या फिर ना उनको हम लोग सिंगुलर मान के चलते हैं, इसीलिए वहाँ पे इज़ का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल क्यों किया गया वो आपको आंसर मिल गया। देयर इज़ मिल्क इन द ग्लास। ग्लास में क्या है? मिल्क है। क्लियर कट बात हो गई। पहले का मतलब ये है देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। अब इसका मतलब ये है कि ग्लास में कुछ दूध है। ग्लास में कुछ मतलब कुछ इन द सेंस के थोड़ा सा,
कितना है, देयर इज सम मिल्क। अब देखिए हम पैसों को भी तो नहीं गिन सकते हैं, हम ना नोटों को गिनते हैं, पैसों को नहीं गिनते हैं। ओके, ये बात में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि हम पैसों को तो गिन सकते हैं। नहीं भाई साहब, आप पैसों को नहीं गिन सकते, आप ना करेंसी को गिनते हैं, नोटों को गिनते हैं, सिक्कों को गिनते हैं, आप पैसों को नहीं गिन सकते। तो इसीलिए हम लोग देयर इज सम मनी कहते हैं। ओके, है ना, या फिर सेंटेंस के हिसाब से मच मनी कहते हैं या फिर मोर मनी कहते हैं, लेकिन मैनी मनी नहीं कहते हैं। ओके, या फिर फ्यू मनी नहीं कहते हैं, सम मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसों को गिन नहीं सकते, करेंसी को, नोटों को गिन सकते हैं। ओके, तो पैसा अनकाउंटेबल हो गया, मनी अनकाउंटेबल हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देयर इज सम मिल्क, सम क्यों लगा? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। सम का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया जो कि काउंटेबल था, और सम का हमने इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जो कि अनकाउंटेबल है। मतलब ये हुआ कि सम एक ऐसा वर्ड निकल के आया जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, बशर्ते कि हम ये कहना चाह रहे हो कि वो चीज़ थोड़ी सी है, कुछ मात्रा में, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ है ना, थोड़ी सी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास। जब उसकी क्वांटिटी कम हो और यहाँ पे जब उसकी संख्या कम हो तो हमने कहा सम। यहाँ पे जब उसकी संख्या कम हो और यहाँ पे उसकी मात्रा कम हो तब हमने क्या कहा, देयर इज़ सम मिल्क, या फिर यहाँ पे देयर इज़ सम बिस्किट्स। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग आ गए हैं। देयर इजंट एनी मिल्क इन द ग्लास। कोई पूछ रहा है क्या ग्लास में मिल्क है? नहीं, इसमें ज़रा भी मिल्क, देयर इजंट एनी मिल्क। देयर इजंट एनी मिल्क का मतलब होता है, देयर इजंट एनी मिल्क, एनी मिल्क का मतलब कि भाई साहब ज़रा सा भी नहीं है, मतलब पूछो ही मत, एकदम ज़रा भी नहीं है। देयर इजंट एनी मिल्क इन द ग्लास मतलब समझो ना कि ज़र्रा बराबर भी नहीं है। अगर ज़रा भी ना हो तो हम कह सकते हैं देयर इजंट। इजंट का मतलब होता है, ये ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इज़ नॉट का, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बोल दीजिए। इज़ नॉट को आप इजंट कह सकते हैं, देयर इज़ को आप देयर इज़ कह सकते हैं, देयर आर को देयर आर कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कह दीजिए, मतलब ये है कि कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो बार बार देखो लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करो। बार बार देखना ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस किसी भी माध्यम से कर लो, आप दोस्तों से बात करके कर लो, अकेले में कर लो, है ना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। स्कूल गोइंग हो तो स्कूल में अपने दोस्तों से बात करो, टीचर से बात करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। ओके फाइन, तो यहाँ तक शायद से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं इधर की तरफ। अब मेरा इधर आ जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिखाई ही नहीं देगा। ओके, तो अब हम लोग चौथे सेंटेंस की शुरुआत करने वाले हैं। चौथा सेंटेंस ये है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज़ देयर एनी मिल्क इन द ग्लास? क्या ग्लास में ज़रा भी मिल्क है, मतलब दूध है? तो हमने इसका आंसर तो पहले ही दे रखा है, देयर इजंट एनी मिल्क इन द ग्लास। देयर इजंट एनी मिल्क इन द ग्लास, नहीं भाई साहब, नहीं है, उल्टा हो गया। सवाल हमने बाद में पूछा, जवाब पहले दिया हुआ है, मतलब सवाल से पहले जवाब तैयार था। इज़ देयर एनी मिल्क इन द ग्लास का मतलब होता है कि क्या ग्लास में ज़रा सा भी दूध है? नहीं, यहाँ पे जवाब मिला हुआ है कि नो, देयर इजंट एनी मिल्क इन द ग्लास। फाइन, ओके फाइन। देयर इज, पांचवा, देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। अगर ग्लास में बहुत ज़्यादा दूध है, ठीक है ना, एकदम भरा हुआ है, तब हम कहेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो, है ना, बहुत ज़्यादा हो, अ लॉट ऑफ, या फिर मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे कि लॉट्स ऑफ भी कह सकते हैं, दोनों कह लीजिए, जो आसान लगता है वो कह लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कह लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो जब बहुत ज़्यादा दूध हो तो हम कहेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिल्क इन द ग्लास। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अ लॉट ऑफ का भी इस्तेमाल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होगा, डजेंट मैटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा, इज़ हो तो, आर हो तो, डजेंट मैटर, है ना, ये भी जान जाइए। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्टेड कर दिया, देयर इज़ को मीनिंग वही है लेकिन हमने देयर इज़ कर दिया, है ना, देयर इज़ मच मिल्क इन द ग्लास। अब यहाँ पे आ गया मच। ओके, यहाँ पे मैनी देखा था ना आपने, मैनी वहाँ पे हुआ जहाँ पे हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। मैनी का मतलब होता है कई और मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा।
जब क्वांटिटी ज़्यादा हो तब हम लोग मच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग नहीं गिन सकते हैं दूध को। ये बात आप समझ जाइए कान खोल के। देयर आर मैनी मिल्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग नहीं गिन सकते हैं मिल्क को, और जब हम मिल्क को गिन ही नहीं सकते तो मैनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैनी सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल चीज़ों के पहले लगता है। सूचना समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। देर इज सो मच मिल्क इन द ग्लास। अब जब उसी में मात्रा थोड़ी और ज़्यादा हो तो सो मच लग जाएगा, कोई अलग बात थोड़ी है। सो लगाने का मतलब ये है कि उसमें मात्रा थोड़ी और बढ़ गई है, कोई नई बात नहीं कही जा रही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बने रहिए। और आपको थोड़ा सा बाउंस कर रहा है ना, तो पीछे वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी की पूरी वीडियो आपको बैक क्लासेस मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज टू मच मिल्क इन द ग्लास। अब टू का मतलब आपको याद आया? टू का मतलब ये होता है कि भाई साहब इतनी ज़रूरत नहीं थी ग्लास में इतना। आप मान लीजिए ना, कोई किसी को दूध देने जा रहे हैं, आप पूरा एकदम भरे हुए हैं, पूरा एकदम इंच भरा हुआ है, तो उतना दूध थोड़ी दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? टू। क्या कहेंगे? टू मच। टू मच का मतलब हुआ कि भाई साहब इतना नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा दूध हो गया है। और टू मच का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। इतना नहीं होना चाहिए था। इसको निकालो थोड़ा सा, एक आध इंची निकालो या फिर ज़रा सा निकालो उसको, फिर जाके मैनेज होगा। तो देयर इज़ टू मच मिल्क का मतलब ये हुआ कि इतना दूध नहीं होना चाहिए था। टू का मतलब यहाँ पे ये हुआ, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हुआ, अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। याद रखिएगा। ओके, टू भी दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो डजेंट मैटर, है ना, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टू का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, देयर इज़ है, अगर कोई यहाँ पे होता देयर आर तो वहाँ पे भी टू हो सकता था, लेकिन चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो सभी में देयर इज़ का इस्तेमाल होगा। चूँकि मैंने पहले बताया आपको कि जब कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर मान के चलते हैं उसको। ओके, जैसे हमने मिल्क को सिंगुलर माना हुआ है। ओके, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज़ आ गई। मैंने बताया था ना आपको कि हाँ, यहाँ पे देयर इज़ लिटिल। मैंने बताया था ना कि जब कोई काउंटेबल चीज़ हो तो उसके पहले हम लोग फ्यू लगाते हैं, थोड़ा सा। अगर कोई काउंटेबल चीज़ है और वो थोड़ी सी है तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर फ्यू बिस्किट्स, देयर आर फ्यू बिस्किट्स। लेकिन अगर भाई साहब वही चीज़ अनकाउंटेबल है तो हम बोलेंगे व्हाट? कहाँ चला गया? देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। अब यहाँ पे ये मत कह दीजिएगा कि देयर इज़ फ्यू मिल्क। फ्यू काउंटेबल चीज़ों के पीछे होता है। कान खोल के सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। ओके फाइन, कान खोल के सुन लीजिए कि काउंटेबल के पहले फ्यू का इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के पहले लिटिल का इस्तेमाल होता है। बात समझ में आई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मतलब ग्लास में थोड़ा सा दूध है। ग्लास में कितना दूध है? थोड़ा सा, है ना। अब जब ग्लास में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थोड़ा सा दूध है, एकदम थोड़ा सा, तो हम कहेंगे कि देयर इज वेरी लिटिल मिल्क। देयर इज वेरी लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मतलब बहुत ही थोड़ा सा दूध है, एकदम थोड़ा सा दूध है, ज़्यादा नहीं, मतलब हम टच कर रहा है। समझ रहे हो कि एकदम सीधे, एकदम जीरो, मतलब एकदम ज़रा सा टच कर रहा है। मतलब समझो ना कि एक ज़रा भी नहीं है, मतलब हलक तक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। इतना कौन देता है यार? इतना कम कौन देता है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक शायद हो गया है। हाँ, यस हो गया। तो अब हम लोग 11 नंबर में आ गए हैं। देयर इज़ इनफ मिल्क इन द ग्लास। अब हमको जितना चाहिए था ना उतना मिल्क है, पर्याप्त है, ना इससे ज़्यादा चाहिए था और ना ही इससे हमको कम चाहिए था, तब हम कहेंगे इनफ। ओके, ये हम लोग पहले जान चुके हैं, तो सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, सारी चीज़ें हमने आपको इधर बता दी है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ओके, अगर होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, और आज के इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस वही है कि अगर आपके पास ग्लास में पर्याप्त मिल्क नहीं है, कम है थोड़ा सा, तो आप कह सकते हैं देयर इज़ नॉट इनफ मिल्क इन द ग्लास। देयर इज़ नॉट इनफ मिल्क इन द ग्लास, मतलब ग्लास में पर्याप्त मिल्क नहीं है, मतलब इसमें कुछ और रखो, है ना, तब जा कर के पर्याप्त होगा। तो आज इसी प्रकार से
आज की क्लास की समाप्ति होने जा रही है, जिसमें आज हमने मुख्य रूप से देयर इज़, देयर आर का इस्तेमाल सीखा। फिर हमने डिफरेंसेस बिटवीन मच एंड मैनी सीखा, मीनिंग ऑफ मच एंड मैनी सीखा। फिर यूजेस ऑफ फ्यू, यूजेस ऑफ सम एंड यूजेस ऑफ व्हाट, लिटिल हमने सीखा डिटेल्ड में। अब इसकी प्रैक्टिस, आपका होमवर्क ये है कि ऐसे 10, 20, 25, 30, 50 जितने सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं वो आप बनाएं। बनाने के लिए करना कुछ नहीं है। बिस्किट्स के जगह पे, यहाँ पे कहाँ चला गया बिस्किट, हाँ, बिस्किट्स के जगह पे कोई दूसरा वर्ड लगा लो, सेंटेंस चेंज हो गया। कोई ज़्यादा भारी भरकम काम थोड़ी करना है, हद हो गई। हाँ, बिस्किट के जगह पे यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, सेंटेंस चेंज हो गया। हर चीज़ तो सेम ही ना रहेगा जी, कोई नई बात थोड़ी है। ये सब चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप लेट आए हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है। आपने अगर नहीं सीखी है तो देख लीजिएगा, चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, बहुत कमाल की बात है, नहीं तो पीछे रह जाइएगा। ओके, हाँ, और आपकी ना इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम भी आएगी, तो इसीलिए पूरा देख लीजिएगा। ओके फाइन। तो फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, अरे हम क्या बता रहे थे अभी, हाँ, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। यूजेस ऑफ देयर इज़, देयर आर, यूजेस ऑफ सम, यूजेस ऑफ मैनी, यूजेस ऑफ फ्यू, यूजेस ऑफ लिटिल एंड मैनी मोर थिंग्स आज हमने सीखी। तो आप सेंटेंस बनाने के लिए इस नाउन को चेंज कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे मिल्क को चेंज करके शरबत लगा दीजिए, टी लगा दीजिए, जूस लगा दीजिए, जो लगाना है, ऑयल लगा दीजिए, है ना, और वाटर लगा दीजिए, लेकिन सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के मसला हल होने वाला नहीं है, तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को रोज़ देखिए और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से वीडियो अब ख़त्म होने वाला है। बाय।